दिनांक 8 जनवरी 2026 को राजस्थान के जिला कोटा में बांग्लादेश के मानवाधिकार और लोकतंत्र विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां कुलगुरु श्री बी वर्मा द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं को लेकर विस्तृत व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा स्पीकर माननीय वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में मानवाधिकार, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु श्री बी वर्मा ने की और उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा हर लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस अवसर पर शिक्षाविदों, छात्रों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वविद्यालय जिनके मार्गदर्शन में नित्य रूप से अकादमिक और प्रशासनिक उन्नति प्राप्त कर रहा है, जो हम सभी विश्वविद्यालय के सदस्यों के प्रेरणापुंज हैं, माननीय कुलगुरु प्रोफेसर बी वर्मा सर। हम आपका भी करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हमें जिनका सानिध्य प्राप्त है, ऐसे विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलसचिव महोदया एवं वित्त नियंत्रक डॉक्टर पूर्वा अग्रवाल जी एवं पूर्व कुलसचिव महोदया सरिता मैडम भी हमारे साथ हैं। आपका भी विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। साथ ही निदेशक अकादमिक सर प्रोफेसर बी कुमार सर भी हमारे साथ हैं और आज के कार्यक्रम के समन्वयक है प्रोफेसर क्षमता चौधरी मैम। आपका भी विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। उनको सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले, इसी भावनाओं को लेकर के भारत ने भी अपना योगदान दिया और बांग्लादेश को स्वतंत्र। भारत कभी भी साम्राज्यवादी देश नहीं रहा। यदि होता तो शायद उस समय कई अपने अधिकार के जो क्षेत्र में आया था, कोई अपना अधिकार क्षेत्र में रखता। उन्होंने तुरंत सेनाएं आ गई और समझौते में उस यहां तक 93,000 सैनिकों को भी रिहा कर दिया और शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में वहां पे एक स्वतंत्र सरकार को दी। फिर कोई भी सरकार विश्व में बनती है तो अन्य देशों से कैसे उसको किस प्रकार का उस देश को मान्यता दी जाए। शायद विश्व में सबसे पहला देश भारत था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी और मान्यता के बाद फिर विश्व के अन्य देश भी उसको मान्यता देते गए और एक स्वतंत्र देश के रूप में वह विश्व के नक्शे पर आ गया, जिसके आधार पर यूएनओ और सब जगह आगे बढ़े। और उस रक्त रंजित जो क्रांति वहां पर हुई, उसके बाद शेख मुजीब रहमान की जो पुत्री है शेख हसीना, वो वहां पे भारत आई और उस समय वहां के जो दो दलों के चुनाव भी हुए, लोकतंत्र स्थापित भी हुआ और सब वो लोग रहे। और उस अनुसार देखा जाए तो बांग्लादेश को आज अनाज है, चावल है, सारे भारत के द्वारा ही उसको मिलते हैं। वहां से रेडीमेड वस्त्र और बाकी जो चीजें वह निर्यात करता है, उससे उसकी इकोनॉमी बनी हुई है। लेकिन कालखंड धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है और विश्व में जिस प्रकार का कम से कम इस सब कॉन्टेंट में जो डेमोग्राफी जो बदली, वे ध्यान है कि यदि आपने 2011 की जनसंख्या का हिसाब किताब किया हो तो उसमें बांग्लादेश में 28% हिंदू थे, जो आज घट करके 8.5% रह गया। तो और भी कम हो गए होंगे, लेकिन पिछली जो जनगणना हुई है। और जबकि भारत में इसका उल्टा है, हुआ धर्म के आधार पर विभाजन था, लेकिन हमारे देश ने जो बड़ा मन रखता है धर्मनिरपेक्षता के आधार पे हमारे पास सभी लोग रह सकें। उस समय यहाँ पे मुसलमान केवल 9.8% थे और उसका पिछली जनगणना जो संभवतः 2021 में हुई है, 11 में, अब 21 की बाकी है, 2011 में हुई। उस समय ये 9.8 से बढ़ करके 13.5% हो गए। वहां तो घटते गए और यहां बढ़ते गए।
और उसके कारण से डेमोग्राफी से, ये तो कहते हैं डेमोग्राफी से, लेकिन अंतर होता है। धर्मांतरण या एक धर्म का विशेष जनसंख्या बढ़ना उस देश की सारी चीजों पर प्रभाव डालती है। हमें भी देखते हैं कि आखिर देश का विभाजन क्यों हुआ, ये कोई आधार नहीं था। गांधी जी भी कहा करते थे कि मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा, और अंततः कई लोग एक अखंड भारत रहे इसके प्रयासों में रहे। लेकिन उस समय के नेतृत्व ने, उस समय की परिस्थितियों ने जो भी निर्णय हुआ, लेकिन आज की तारीख में 3 देश इस खंड में विद्यमान है। उसके आधार पर जब आगे बढ़े तो देश में स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति राजनीतिक दृष्टि से जो कमजोर होती गई, उसके पीछे मैं जो एक आधार मानता हूं, उस आधार पे प्रत्येक देश के अंदर जो नई पीढ़ी होती है, वह जब देखती है वो देश का नेतृत्व करने वाला जो लोग हैं वो केवल सारे संसाधन अपने अपने परिवार के लिए ही जुटाते हैं, तो नई पीढ़ी के अंदर उसके प्रति एक प्रतिशोध, विद्रोह उसे कह सकते हैं, वो भावना जागृत होती है। कि भाई सारे जहां जहां स्तर का हुआ है उन देशों का आप अध्ययन करेंगे, उन देशों के अध्ययन में मूल भाव, ये जो युवा के मन में जो भाव जगता है, उसके मन में लगता है कि देश की सारी इकोनॉमी है, उसका बड़ा प्रतिशत तो ये एक ही परिवार या 2 परिवार या पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर दल ये लेता जा रहा है, उसके मन में असंतोष का भाव आता है। और उसी भाव के अंदर यह देश, बांग्लादेश के अंदर भी ये बातें जागृत होने लगी। उस जागृति का फिर लाभ जो अतिवादी लोग होते हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया, और आज जिस भाव से बांग्लादेश बना और उसका संविधान बना, उसके संविधान में एक जनवादी गणराज्य के रूप में वो स्थापित हुआ। सोचा था जनवादी गणराज्य, चुनाव होंगे, न्याय भी उनको मिलेगा और एक मानव अधिकारों की भी रक्षा होगी और एक लोकतंत्र की भी विधिवत वहां पे सरकार बनी रहेगी। कुछ वर्षों तक चुनाव भी हुए, दोनों दलों में से एक दल आता था, लेकिन धीरे धीरे फिर उस जो सत्ताधारी दल है उसने विपक्ष के नेताओं को दबाना शुरू किया, और जब विपक्षी नेता दबे, उनको गिरफ्तार किया। बाकी कई बातें जो इतिहास में जाएंगे तो शायद बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन उसके आधार पर तथा मंदिरों जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले किए जा रहे हैं जो असहनीय है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से तुरंत सख्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का सभी राजनीतिक दलों एवं विश्व समुदाय द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। मेरा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार संगठन को बांग्लादेश के हिंदुओं के उत्पीड़न के विषय में ज्ञापन देना चाहिए। बांग्लादेश की लोकतांत्रिक स्थिति केवल एक देश का विषय नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की लोकतांत्रिक स्थिरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का दायित्व है कि वह संवाद, सहयोग तथा लोकतांत्रिक मूल्य के माध्यम से सकारात्मक भूमिका निभाए। बांग्लादेश में प्रतिदिन हमले के शिकार बन रहे हिंदू, बौद्ध एवं अल्पसंख्यक समुदाय की सहायता के लिए, रक्षार्थ के लिए कठोर निर्णय ले। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मानवता एवं अल्पसंख्यकों के संरक्षण और संवर्धन हमारा दायित्व होना चाहिए। इस पुण्य प्रयास हेतु हम सभी संकल्पित हो और सहयोग करें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरा योगदान दिया। आज वहाँ पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है, वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहे हैं, और जिस प्रकार से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको सरेआम मारा जा रहा है, घर लूटे जा रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं, तो वहाँ आज स्थिति विकट बन गई है। ऐसी विकट परिस्थिति में भारत और भारतीय जनता का भी महत्वपूर्ण रोल है। वे तो सारा विश्व, जिसमें काफ़ी लोग अपने कोई छोटी मोटी बात के लिए भी, मानव अधिकारों के लिए
आवाज़ उठाते रहे और बड़ी पीड़ादायक है कि इस समय वो भी चुप है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है विश्व का सब देशों का ये कर्तव्य बनता है, लोकतांत्रिक देशों का, कि वैसे कदम उठाएं जिसमें वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो और मानव अधिकार की रक्षा हो। उसे भारत भी अपने उचित कदम भारत सरकार भी उठाएगी जिसके आधार पर कदम रोक सके। कहने को वहाँ पे एक राष्ट्रपति है लेकिन उसका वो प्रभावी नहीं दिखाई दे रहे। और जिस चुनाव की घोषणा भी हुई है उसके पहले जिस प्रकार से कुछ पार्टियों को प्रतिबंधित भी करते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ के जो चुनाव भी होंगे वो कोई निष्पक्ष हो पाएंगे, इसमें संदेह है। इसे या तो यूएनओ या एक स्वतंत्र एजेंसी की देखरेख में वहाँ के चुनाव हो और एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो और उसमें ये जो विश्व स्थापित नियम है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा भी हो, वे अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक जी सकें, इस प्रकार उनको न्याय मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। विधानसभा सत्र की शुरू हो रहा है, सत्र हर साल बजट सत्र होता है। इस बार भी 28 जनवरी से बजट सत्र है और हमारी तैयारी पूरी है। हमने प्रश्न मांगने शुरू कर दिए हैं और फरवरी के संभवतः 11 फरवरी को बजट भी प्रस्तुत होगा और सत्र अच्छा चलेगा। और जो हमारे बजट पारित होना है उसके प्रति पहले गवर्नर की बहस होगी, उसका धन्यवाद प्रस्ताव आएंगे, सदन पारित करेगा और उसका बजट होगा। बजट पे भी चर्चाएं होंगी, उसका जिस तरह डिमांड्स पे चर्चा होती है वो भी होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे पक्ष विपक्ष लोग मिल करके हम काम करेंगे। और उसके पहले जो मैंने नई परंपरा शुरू की है, सर्वदलीय बैठक करने की विधानसभा में बैठक आयोजित करेंगे और सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए हम सदन को चर्चाओं का केंद्र बनाएं, अच्छी चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और सारे पक्ष विपक्ष के लोग उसे भाग लें ताकि हम राजस्थान के विकास की बात, जनता की समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर हो सके। लोक संसद न्यूज के लिए संवाददाता अब्दुल खालिक की रिपोर्ट।